नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो लेकर आया है आनंद कांडपाल आपके लिए, जो कि बीएड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बेटा। क्योंकि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में ये वादा किया था कि मैं एक वीडियो जो है बीएड के स्टूडेंट के लिए स्पेशली लेके आऊँगा, जिसमें उन्होंने किस टाइप से लिखना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, सेक्शन ए में कितना टाइम देना है और सेक्शन बी में कितना टाइम देना है। ये सभी मैंने क्या कहा था कि मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो स्पेशली जो है वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए है, मगर कोई और स्टूडेंट भी, जैसे क्या होता है कि बीएससी करने वाले स्टूडेंट, बीए करने वाले स्टूडेंट, ये भी देख सकते हैं बेटा। क्योंकि लिखने का जो मेथड होता है ना बेटा, हमारा जरा हटके होगा किसी और से, तो हम जरूर हटके मार्क्स गेन करेंगे या ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे बेटा। अब क्या है, उसके लिए सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे। सबसे पहले राइटिंग सही करनी पड़ेगी बेटा। अपनी बीएड में जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं सभी के लिए, बीएड में ही नहीं बेटा, आप क्लास 1 से लेकर जहां तक भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सभी में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि राइटिंग में बहुत सुधार करना पड़ेगा। राइटिंग में सुधार करने के बाद ही आपके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये यूजफुल होंगे बेटा। तो आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं ना बेटा, वो करने वाले हैं क्या, हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि बीएड में किस तरीके से लिखा जाए जिससे कि मार्क्स हम ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए। अब जैसे देखो बेटा, मैंने जब मेरे टाइम में बीएड, मैंने 2018-20 में बीएड किया हुआ है, तो मैंने जब अपना लिखा था, कैसे लिखा था और कैसे मार्क्स मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में थे, कैसे सेकंड सेमेस्टर में थे, कैसे आगे को मैंने इंक्रीज हुए मार्क्स और किसने मुझे गाइडेंस किया, ये सभी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये सुनिए कि बीएड में होता क्या है। बीएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में सब लोग नहीं दे रहते हैं। हम साइंस में, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो साइंस बैकग्राउंड से होने के कारण जो हमारी लिखने की स्पीड होती है या जो लिखने की हमारी इच्छा होती है वो कम होती है बेटा। क्योंकि हम सोचते हैं कि साइंस में जितने कम से कम लिखा जाए और सटीक लिखा जाए। मगर जो बीएड है, बीएड में अगर आप सटीक के साथ साथ, मुझे ये लगा, मैं अपने पूरे 4 सेमेस्टरों का आपके सामने विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वर्क किया, कैसे सेकंड सेमेस्टर में वर्क किया। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि कैसे अगर हम वर्क करेंगे पहले से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही हम कैसे वर्क करें जिससे कि हमको क्या हो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हम गेन कर पाए। वैसे मेरे जो बीएड में हैं वो 80% मार्क्स लगभग हैं। तो 80% मार्क्स कैसे मैंने गेन किया, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सफिशिएंट है, आपको भी 80% ही लानी चाहिए बेटा। आजकल 90 से अबव परसेंटेज भी आप ला सकते हैं। तो 90 से अबव परसेंट कैसे लाओगे या 95 तक कैसे पहुंच सकते हो आप, तो इसके लिए ध्यान से सुनना। चलो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलग हो गया। प्रैक्टिकल में जो आपके हैं एक्टिविटीज देखी जाती हैं, आपका बिहेवियर देखा जाता है। मगर जो रिटर्न सब्जेक्ट है बेटा, रिटर्न में ही अगर आप देखो 90 या 95% लाने वाले हैं, तो आप ये समझिए कि आपके अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में या प्रैक्टिकल्स में 80% मार्क्स हैं और वहां कितने हैं, वहां 90% मार्क्स हैं। 80 और 90 का एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, 85%। तो आप क्या करेंगे, 85% गेन कर सकते हैं। तो अब देखिए कि मैं सिंपली जो मैं जाऊंगा वो जाऊंगा कि हमारे रिटर्न सब्जेक्ट जो होते हैं, रिटर्न जो हमारे मार्क्स होते हैं, उनको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे हम उनको और गेन कर सकते हैं, क्या मेथड्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, तो ये बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये सुनना पड़ेगा आपको कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा लिखा, क्या गलतियां की, क्या सुधार हुए सेकंड सेमेस्टर में जाने में, थर्ड सेमेस्टर में जाने में क्या सुधार हुए, फोर्थ सेमेस्टर में जाने में क्या सुधार हुए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये किया था कि उतना अनुभव था नहीं बेटा, तो हम लिखते थे किसी भी, जैसे एक मेन टॉपिक है, इसी का मैं एग्जांपल आपको अभी दूंगा, व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा मैं कि शिक्षा क्या है। जैसे मैंने कहा शिक्षा क्या है, एक क्वेश्चन आया है और विभिन्न पक्षों में शिक्षा का अर्थ समझाइए। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो अगर हमारे इंटरनल भी हैं या हमारे हाफ ईयरली हैं या हम कहें सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में हम क्या गलती कर देते हैं कि एक अर्थ जो हमसे पूछा है शिक्षा क्या है, तो हम शिक्षा हेडिंग डाल के उसके बाद उसको डिस्क्राइब करने लग जाते हैं और वो बन जाती है बेटा एक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री नहीं बनानी है बेटा हमने, क्योंकि हम बीएड करने जा रहे हैं। तो बीएड में हम एक टीचर बनेंगे, तो एक कुशल टीचर तभी बन सकता है बेटा। जरूरी नहीं है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे। वो एक कुशल शिक्षक वो नहीं होता बेटा जिसने सरकारी नौकरी गेन कर ली। कुशल शिक्षक वो है जो क्या कर रहा है, अपनी चीजों को अपने शिक्षार्थियों तक अच्छी तरीके से रख पा रहा है। अगर शिक्षार्थियों को समझ में आ रहा है तो वो अच्छा टीचर है। अगर शिक्षार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है मगर टीचर ब्रिलियंट है, उसके सभी जितना भी एकेडमिक स्कोर है वो A1 है,
तो तब भी वो मैं मानूँगा कि वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों को, अपने विचारों को आगे तक नहीं पहुँचा पा रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बता दिया मैंने, शिक्षा क्या है आया था, शिक्षा आया, मैंने उसके बारे में लिख दिया, बहुत से लंबा सा 1 या 2 पेजेज़ लिख दिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स था, तो 1 और 2 पेजेज़ काफ़ी सफिशिएंट नहीं होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यही गलती की कि 2 पेजेज़, 3 पेजेज़, ये भी किसी को लग रहा होगा कि 3 पेजेज़ तो सर बहुत होते हैं, तो 3 पेजेज़ सफिशिएंट नहीं है बेटा, क्योंकि 10 मार्क्स का है पूरा। तो 10 मार्क्स में आप सोचिए कि 5 टू 6 पेजेस तो होने चाहिए आपके। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया कि 3 पेजेस, 2 पेजेस लिख दिए और वो हिस्ट्री टाइप की लिख दी। उसके बाद विभिन्न पक्ष लिखे, तो विभिन्न पक्ष में जैसे दार्शनिक पक्ष हो गया, समाजशास्त्री पक्ष हो गया, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गया, ये सभी चीजें लिख दी। तो ये सभी चीजें किस फॉर्म में लिख दी मैंने? हिस्ट्री के फॉर्म में लिख दी। अब बेटा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर बाजार में एक सब्जी वाला होता है, अगर वो क्या करता है कि फलों को अगर इधर उधर फेंके रहता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगाया रहता है, तो उसका सब्जी या फल कम बिकेंगे बेटा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के पास उतना अच्छा मटेरियल नहीं भी है, वो एडजस्ट सही से करता है, तो वो ज्यादा बेच लेता है अपने सामान को और ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। वही हमारी कैलकुलेशन होती है किसमें, जो हम रिटर्न वर्क करते हैं बीएड में, तो उसमें भी यही पॉलिसी लागू होती है बेटा। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, यही पॉलिसी लागू होने वाली है। तो आप देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये किया, ओनली 3 पेजेस लिखे थे, और उसमें भी क्या हुआ कि उसमें भी मैंने क्या किया, हिस्ट्री के फॉर्म में लिख दी सभी अपनी इंफॉर्मेशन। हालांकि पढ़ाई मैंने वही की, फोर्थ सेमेस्टर में मेरी पढ़ाई वही रही, मगर इसमें कितने आए, इसमें मेरे कम मार्क्स आए। तो फिर क्या हुआ कि सेकेंड सेमेस्टर आया, जरा सीखा, जरा टीचर्स ने गाइड किया, और टीचर्स की गाइडेंस के बाद मैंने क्या किया कि कुछ इंप्रूवमेंट आया। इंप्रूवमेंट का मतलब जैसे शिक्षा क्या है, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लिखना है आपने, किस तरीके से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं जो था कि मैं टीचरों के संपर्क में ज़्यादा रहता था, और मैं उनसे पूछा करता था कि किस तरीके से हमको लिखना चाहिए। हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी जानकारी दी कि कैसे आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। हालाँकि पढ़ा तो सभी देते हैं, मगर अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं, कैसे लिखना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ये बहुत कम टीचर बताते हैं बेटा। तो मुझे वो बताया गया, इसीलिए मैं आपके साथ भी आज शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर में मैंने क्या किया, जरा नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाए, अपना मटेरियल अच्छा किया, प्लस डायग्राम का हेल्प लिया बेटा। डायग्राम के हेल्प से मेरा क्या हो गया, जरा सा जो है मार्क्स में इंक्रीमेंट आया। तो इंक्रीमेंट आ गया सेकंड सेमेस्टर में। तो एवरेज होता है, आपको पता है कि जो लास्ट हमारी परसेंटेज बनती है वो एवरेज के तौर पर बनती है, कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर का एवरेज जो होता है वही हमारी एक्चुअल परसेंटेज होती है। अब उसके बाद क्या सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर आया, फिर मैंने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई बेटा। स्पीड कम थी, स्पीड कम होने के भी बहुत से हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो मेरे साथ वाले क्या थे, हमारे साथ की एक गर्ल थी बेटा, तो वो क्या करती थी कि आधा 1 घंटे में ही दूसरी कॉपी माँग लेती थी। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। मैंने कहा कि अगर वो ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, घर में रोज़ 1-1 पेज या 2-2 पेज इतनी स्पीड में लिखता था कि जिस तरीके से, जैसे मैं आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए कि जिस स्पीड से मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, आप उसी स्पीड में लिख लीजिए उसको। तो ये क्या होगा, इससे स्पीड बढ़ाने का एक माध्यम है। पहले क्या होगा, आपकी राइटिंग गंदी होगी, मगर धीरे-धीरे आप क्या करोगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे बेटा तो कैसे होगा? बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। तो अभ्यास करते रहिए, जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी और आप लॉन्ग टर्म तक वो काम में आएगा बेटा। क्योंकि हमको जब हम बीएड में थे तो टीचर्स आगे से बोलते थे, हम लिखते थे, तो उसी से क्या होता है, उसी इंटरेक्शन से हमारे क्या हो गया कि हमारी स्पीड बढ़ गई। और कुछ प्रयास मैंने घर में किए, तो घर में करने से भी क्या हो गया, उसमें डबल इफेक्ट पड़ गया। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मगर एक सिंपल सा फैक्ट यही है बेटा, अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अभ्यास करते रहिएगा। और अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं, कैसे उनको डिस्क्राइब करना है, कैसे उनको क्या करना है कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट करके उनको थ्योरेटिकली, और डायग्राम का रेशियो कितना होना चाहिए, और कैसे उनको लिखना है, कैसे नंबर्स डालने हैं। नंबर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। जैसे मैंने कहा, हमने 4 हेडिंग्स बनानी है, तो 1 2 3 4। शिक्षा क्या है, मैं शिक्षा, दूसरी मैंने कहा शिक्षा के पक्ष, और शिक्षा के पक्ष के अंदर अगर हेडिंग हमने बनानी है शिक्षा के दार्शनिक अर्थ,
या दार्शनिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, तो इनको लिखना कैसे है बेटा, कैसे हम समझा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 करके लिख देते हैं और उसके बाद 1 2 3 मतलब शिक्षा क्या है, या शिक्षा पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, थर्ड हेडिंग उन्होंने बना दी शिक्षा के पक्ष, और फोर्थ हेडिंग बना दी शिक्षा के दार्शनिक अर्थ, फिफ्थ हेडिंग बना दी शिक्षा की समाजशास्त्री अर्थ, सिक्स्थ हेडिंग बना दी उन्होंने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ। तो इस तरीके से नहीं करना है बेटा, करना किस तरीके से है जिससे कि देखने वाले को समझ में आए बेटा। अब देखने वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारी कॉपी, एक कॉपी नहीं है बेटा उसके पास है लाखों कॉपियां हैं। तो उसने क्या करना है कि उसने तो हमारी कॉपी का एक दृष्टि में ही जिसको उसको समझ में आ जाए ऐसा लिखना है, और जिससे हम उसको प्रभावित कर सकें। तो कैसे आपने बीएड में वर्क करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आ रहे हैं, और मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमने डिस्क्राइब करना है, अपने विचारों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है। तो देखो बेटा, अभी हम बात कर रहे थे कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न, मैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, और मेरे अकॉर्डिंग विस्तृत उत्तरी प्रश्न को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लघु उत्तरी प्रश्न में कम भी लिखते हैं, 1 या 2 पेजेस भी लिखते हैं, 5 मार्क्स का आता है क्योंकि वो भी, तो 1 और 2 पेजेस लिखते हैं वो सफिशियंट है। मगर अगर आपने उन्हीं क्वेश्चंस में अगर 3-4 पेजेस लिख दिए पहले पहले, और फिर बाद में आपके लिए टाइम नहीं बचा विस्तृत क्वेश्चंस के लिए, तो आप क्या करोगे कि उसमें टीचर अपने आप मार्क्स कम देगा। इसलिए आपने क्या करना है कि पहले विस्तृत उत्तरी प्रश्न सेक्शन बी करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न कैसे होता है, क्या होता है, ये लिखा हुआ है। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न ऐसे आपने हेडिंग डालनी है, और खंड ब, आपको पता है कि खंड अ होता है लघु उत्तरी प्रश्न, खंड ब होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो खंड ब पहले लिखना है आपने, पूरा डिटेल में लिखना है बेटा, क्योंकि वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन को देखे। वो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा ना, सबकी कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन हुआ होगा, सेक्शन ए हुआ होगा। तो आपने पहले पूरा सही से लिख देना है कि उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या विस्तृत उत्तरी प्रश्न खंड ब, नीचे से सेक्शन बी लिख सकते हैं आप, सेक्शन बी इंग्लिश में हो गया। अब क्वेश्चन जैसे आया है आपका पेपर में, शिक्षा क्या है, विभिन्न पक्षों में इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए। विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो शिक्षा क्या है और विभिन्न पक्षों में इसका अर्थ समझाइए या व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से आपकी शुरू होती है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 कहां से शुरू होता है बेटा, यहां से। तो ऊपर से ही हो जाएगा, ये पेज नंबर 1 मानेंगे आप, जो यहां से लाइन से इधर को लिखा है पेज नंबर 1, और यहां पर तो मैंने पेज नंबर 2 डाला ही है, तो पेज नंबर 2 ये है आपका। तो बेटा क्या करना है आपने, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, शिक्षा क्या है, पेपर में आया होगा, विभिन्न पक्षों में इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए। ये जो आपको ब्लू पेन से लिख रहा है, आप इसको हेडिंग बना सकते हैं। अगर जो ब्लू पेन से लिखता है वो इसको ब्लैक पेन से लिखेगा, इसलिए मैंने ओनली 2 मार्क्स का यूज किया है, ब्लैक और ब्लू। जो अगर लिखता ब्लू से है तो ब्लैक से हेडिंग डालेगा, तो ब्लैक से इसको लिखेगा वो, और ये भी जो मैंने ब्लू से लिखा है वो ब्लैक से लिखेगा। और आप चाहें तो आजकल बेटा ये हो गया है कि जो हेडिंग है वो ब्लू से लिखने लग गए हैं ज्यादातर लोग, तो आप ब्लू स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास ब्लैक से मैंने लिखा है उसको ब्लैक से ही लिख सकते हैं, ब्लैक इंक पेन कहो या जेल पेन कहो, या जो आपको सुटेबल लगता है तो उससे लिख सकते हैं। तो देखिए, विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो गया हमारे पास। अब हमने इसका आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर नंबर 1, ठीक है, उत्तर नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर। आप ये उत्तर लिखने जा रहे हैं तो उत्तर नंबर 1 लिख रहे हैं आप, किसका, सेक्शन बी का। तो सबसे पहले आपने शिक्षा वाला क्वेश्चन है आपका, तो शिक्षा हेडिंग डाल दी ऊपर से, ठीक है, यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो गया है। शिक्षा हेडिंग डाल दी, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो क्या है पॉइंट आप लिखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पेजेस में आपने क्या लिखना है, जो आप उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं ना, जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उन पॉइंट्स को एक पेज में लिखो आप। कैसे, जैसे फर्स्ट हेडिंग में लिखना चाहता हूँ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, सेकेंड हेडिंग में लिखना चाहता हूँ शिक्षा की जन सामान्य परिभाषा, थर्ड में लिखना चाहता हूँ विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा, चौथा में लिखना चाहता हूँ शिक्षा के पक्ष। अब मैं शिक्षा के पक्ष के अंदर लिखना चाहता हूँ कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष, शिक्षा के दार्शनिक पक्ष, शिक्षा के समाजशास्त्री पक्ष। तो ये किस में लिखूंगा, देखो इनकी मार्किंग तो मैंने किया 1 2 3 4 से। अब क्या होगा, उसके अंदर लिखना है मैंने फोर्थ डेफिनेशन, फोर्थ हेडिंग के अंदर क्या लिखनी है, मैंने सब मैंने हेडिंग्स डालनी है। तो सब हेडिंग्स के लिए 4.1 मतलब कि फोर्थ हेडिंग का फर्स्ट पार्ट है। 4.1 शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष, 4 शिक्षा के दार्शनिक पक्ष,
4.3 शिक्षा के समाजशास्त्री पक्ष। और आखिरी में आपने लिखना है, चाहे आपकी हेडिंग्स और ज्यादा हो तो मैं एक आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूं, अगर आपकी हेडिंग और भी होती है तो और लिख सकते हैं आप, मगर आखिरी में आपने लिखना है उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार और निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको बता दिया कि पहले पेजेस में आपने दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ओनली दीर्घ उत्तरी प्रश्न सुन लो बेटा। लघु उत्तरी प्रश्न के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। लघु उत्तरी प्रश्न के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें आप टाइम बचा सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप किस तरीके से टाइम बचा सकते हैं, कैसे टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले पेज में ये हो गया। उसके बाद देखो पेज नंबर 2 आपका जैसे ओपन होता है, क्योंकि फर्स्ट पेज में इतना ही लिखना है आपने, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है। तो पेज नंबर 2 में यहाँ पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि पहली हेडिंग क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ अलग जो हेडिंग है वो अलग है और यहाँ पर हेडिंग अलग है, सेम डेफिनेशन सेम हेडिंग होनी चाहिए बेटा। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले आपने यहाँ पर से 2 और 3 लाइन्स, 2 और 3 लाइन्स क्या लिख देनी है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में लिख देनी है। जैसे क्या, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन का विज्ञान होता है। और यह किससे मिलकर बना है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मन धन विज्ञान आता है, और जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है। कुछ भी लिख सकते हैं आप जो आपको ठीक लगता है बेटा। तो शिक्षा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। 2 और 3 लाइन्स लिखने के बाद डायग्राम बनाएंगे कि शिक्षा का संस्कृत भाषा में क्या शाब्दिक अर्थ है, आंग्ल भाषा में क्या शाब्दिक अर्थ है, लैटिन भाषा में क्या शाब्दिक अर्थ है, ये सभी चीजें लिखेंगे आप। अगर ये कब लिखेंगे बेटा, जब आप पढ़ोगे बेटा, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ये लिख ही नहीं सकते हो। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। जैसे आंग्ल भाषा में क्या अर्थ होता है शिक्षा का, एजुकेशन। संस्कृत भाषा में क्या होता है, शिक्षधन। और लैटिन भाषा में क्या होता है, ये होता है एड्यू धन ड्यूको, ठीक है। तो ड्यूको ये होता है आपके पास लैटिन भाषा में अर्थ। तो उसके बाद आपने ये सब बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाली आपने, शिक्षा का जनसामान्य परिभाषा। शिक्षा की जनसामान्य परिभाषा यहाँ भी लिखा था आपने हेडिंग में, शिक्षा की जनसामान्य परिभाषा। तो यहाँ पर तो परिभाषा आपको पता ही है ना बेटा कि क्या है, व्यवहार परिवर्तन ही क्या है, ये देखो व्यवहार परिवर्तन ये शिक्षा है। मतलब कि मेन आपने जो इसमें लिखना है वो बहुत 2-3 लाइन्स लिखनी है, इसमें लिखनी है 3 और 4 लाइन्स। तो 3 और 4 लाइन्स लिखने के बाद क्या करोगे आप कि व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षा है लिखोगे। इसमें जो मेन टॉपिक कंसेप्ट आपका आना चाहिए वो आना चाहिए व्यवहार परिवर्तन। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर जो मेन इसका फोकस रहेगा वो रहेगा व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि जन सामान्य ये मानने लगा है कि व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षा है। फिर थर्ड हेडिंग हमने क्या बताया था, विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा। यहाँ भी वही लिखा है देखो, विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा। फिर आपने जो दार्शनिक पढ़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप शिक्षा की डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको 4 डेफिनेशन पढ़ाई थी, आप 4-5 डेफिनेशन पढ़ाई थी, आप उसमें से 2 या 3 भी लिख सकते हैं, मगर सटीक लिखनी है बेटा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने और आगे से भी या यहाँ पर किसी और का नाम लिख दिया और किसी और की डेफिनेशन लिख दी, ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका एग्जामिनर पर। तो यहाँ पर क्या करना, आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार जो आपको लर्न है 4 में या 5 में से जितनी लर्न है उतनी लिखनी है आपने, सफिशियंट है। आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार साविद्या या विमुक्त है, और विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति में जन्मजात पहले से उपस्थित गुणों को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। फ्रोवेल, वही बताया था मैंने, शिक्षा के द्वारा गुणों को अभिव्यक्त करना क्या है, फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा है। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपके पास फिर आता है शिक्षा के पक्ष। शिक्षा के पक्ष देखो बेटा, उसके बाद फोर्थ हम हेडिंग डालेंगे शिक्षा के पक्ष। तो शिक्षा के पक्ष यहाँ भी होना चाहिए, फोर्थ हेडिंग यहाँ भी है शिक्षा के पक्ष। तो शिक्षा के पक्ष के अकॉर्डिंग क्या है, 4.1 शिक्षा के पक्ष में आप लिखोगे शिक्षा के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित कौन से हैं, पहली हेडिंग डालोगे 4.1, क्योंकि शिक्षा के पक्ष लिख रहे हैं आप, फोर्थ के अंदर लिख रहे हैं तो 4.1। तो वैसे यहाँ भी 4.1 शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या क्या होते हैं वो लिखना है आपने, यहाँ पर लिख देनी है 6-7 लाइन्स। शिक्षा के दार्शनिक पक्ष क्या होते हैं, दर्शन के अनुसार कैसी शिक्षा होनी चाहिए, जैसे मैंने आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार बताया था। मनोवैज्ञानिक पक्ष में क्या हो जाएगा, जो नए मनोवैज्ञानिक हैं जैसे विवेकानंद हो गए, फ्रोवेल हो गए, और भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार। समाजशास्त्री में क्या बताया था मैंने, शिक्षा का संकुचित अर्थ,
शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अर्थ में शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके की होनी चाहिए। क्योंकि संकुचित शिक्षा, मैंने बताया था, संकुचित शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है बेटा जितनी की व्यापक शिक्षा है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये सभी चीजें लिख ली, क्योंकि इसमें आपको बेटा इनमें क्योंकि बहुत सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हो कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए, तो यही पक्ष में ज्यादा लिखना है। तो इसमें आप लगभग लगभग 6 से 7 लाइन्स लिख सकते हैं, 6 लाइन्स या 7 लाइन्स, 7 लाइन्स या 8 लाइन्स, तो इसी में लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपके में आता है आपका उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखेंगे आप, जितना भी हमने यहाँ पर टोटली अभी तक लिखा है ना बेटा, उसका निष्कर्ष लिखेंगे आप। ठीक है, उसका क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, या हमारा समाज इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, आधुनिक समाज इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जो शिक्षा है वो व्यवहार का क्या होना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षा है। और शिक्षा के विभिन्न पक्षों से भी हमको यही पता चलता है कि शिक्षा व्यापक रूप में होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए जिससे क्या हो कि एक सुटेबल, या हम कहें कि एक निश्चित निष्कर्ष पर हम पहुंच सकें। तो उसके लिए हमेशा यही होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षा है। ये मैं अभी सिंपली बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रिपरेशन कोई भी नहीं की है, तो प्रिपरेशन किए बिना मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि निष्कर्ष में आपने लिखना है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी के कुछ कुछ पॉइंट लिख देने हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इनको ही कॉपी कर देना है, कॉपी नहीं बेटा, अपने मन से। जैसे सबसे पहले किसमें आओगे, उपसंहार में, कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होना चाहिए, या मन का विज्ञान होता है। फिर शिक्षा की जन सामान्य परिभाषा, और इसकी जन सामान्य परिभाषा होनी चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। फिर शिक्षा के दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा, फिर ये नहीं लिखना बेटा, दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा तो आपने हर पॉइंट में लिखा है। फिर लिखना है शिक्षा के पक्ष, तो मनोवैज्ञानिक पक्ष के अनुसार शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए, दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए, समाजशास्त्री पक्ष के अनुसार, समाज के अनुसार शिक्षा व्यापक होनी चाहिए। और जो लास्ट में आप लिखोगे कि हम उपरोक्त सभी निष्कर्ष, उपरोक्त सभी पक्षों का आकलन करने के बाद हमारे अनुसार, अपने अनुसार भी लिखना है बेटा, हमारे अनुसार शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन ही सही है, या शिक्षा होनी चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। बस ये अपने अनुसार भी लिखना है, अपने अनुसार लास्ट में लिख के आपने पूरा उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 या 3 लाइन्स स्किप करनी है। फिर 2 या 3 लाइन्स स्किप करने के बाद सेकंड क्वेश्चन लिखना है। जैसे उत्तर 2 लिखना चाह रहा हूं मैं, उत्तर 2 लिखना चाह रहा हूं, तो आपको 3 या 4 लाइन्स स्किप करनी है। उत्तर 2 लिख दिया आपने, या उत्तर 2 लिख दिया, तो इस तरीके से आप करोगे। फिर सेक्शन ए में आओगे, जब ऐसे ही लिखना है मगर सेक्शन ए लिखना है, वहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन ए, सेक्शन ओ, या खंड ओ, सेक्शन ए। फिर पेज ऐसे होंगे, ये पेज नंबर 3 में आपका ये वर्क होगा। ये बता दिया मैंने आपको। आपके इसमें बहुत से पेजेस लगेंगे बेटा, मैंने तो एक सिंपल ही बताया है आपको कि हेडिंग्स में ही हमारा देखो पेज नंबर 3 आ गया। तो ये है कि आप कितने पेजेस वहां कम से कम पेजेस में और ज्यादा से ज्यादा कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। समाजशास्त्री पक्ष में भी तो आप डायग्राम बना सकते हैं बेटा। कैसे, जैसे मैंने कहा समाजशास्त्री अर्थ आपने पूरा लिख लिया थ्योरी, फिर समाज शास्त्री पक्ष ये लिखा आपने, तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, एक यहाँ को बना दिया, एक यहाँ को। मैंने सिंपली बताया भी था आपको, संकुचित शिक्षा, और यहाँ पर व्यापक शिक्षा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं बेटा। संकुचित और व्यापक शिक्षा क्या होती है, समाजशास्त्री पक्ष। दार्शनिक पक्ष जो जो होते हैं वो लिख सकते हैं आप। मनोवैज्ञानिक पक्ष जो जो होते हैं उसमें एक एक डायग्राम भी बनाएंगे, तो बहुत आपका मैटर करेगा कि आपको 10 में से या 12 में से 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए बेटा, 12 में से 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो अगर वैसे ही 10 का है तो 8 या 9 मार्क्स, और 9 मार्क्स अपॉन 10 कहीं नहीं गए बेटा। तो इसी तरीके से अगर आप कोशिश करते हैं तो मेरे तरीके से ये बेस्ट तरीका होगा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस।